आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 15वें पाठ नीलकंठ के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा जी बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान से 2 मोर के बच्चे लाती हैं, जिसमें एक मोर होता है और एक मोरनी, और वे दोनों लेखिका के चिड़िया खाने में आराम से रहने लगते हैं और सभी दूसरे जीव जंतु भी उनके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि मोर नीलकंठ और मोरनी राधा दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। सभी प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि मोर नीलकंठ सभी का ख्याल रखता है। धीरे धीरे अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण वह सभी का नेता बन जाता है। वे सभी आपस में खेलते हैं और एक साथ एक दूसरे का ख्याल करते हुए रहते हैं। तो बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे चील, बाज आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म करना होता है। बच्चों, बाज, चील ये इस प्रकार के पक्षी हैं जो केवल मांसाहारी होते हैं, किसी भी पक्षी को आराम से मारकर खा लेते हैं। लेकिन मोर जो है ऐसा पक्षी नहीं होता जो खाली हिंसक मात्र हो। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, साथ ही उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे मानो पंखों को मंडलाकार मीन्स गोलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस सुंदर नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। वह आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, किंतु उसकी गति में एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी तरफ के पंख को छूती हुई बाईं तरफ निकल जाती और बाईं पंख को स्पर्श कर दाहिनी तरफ, इस तरह उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक लय ताल चलता रहता था। नीलकंठ ने न जाने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, किंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और अपने पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भाव भंगिमा में खड़ा हो गया। यानी आप बच्चों, चित्र में बना हुआ है आपकी पुस्तक में कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा जी को उसका मंडलाकार आकार में खड़े हो जाना, फिर आगे पीछे आकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। और लेखिका कहती है कि शायद नीलकंठ को ये समझ में आ गया था कि मुझे इस प्रकार से उसका नाचना बहुत अच्छा लगता है। तब से वह यह नृत्य भंगिमा नित्य प्रतीक का क्रम बन गई थी। यानी प्रतिदिन वह रोज लेखिका के सामने इसी प्रकार से नृत्य भंगिमा में खड़ा हो जाता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी मेहमान भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। विस्मयाभिभूत मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मय से अभिभूत हो जाना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना। मेरे साथ जो भी मेहमान आता था, लेखिका कहती हैं, वह जब नीलकंठ की इस प्रकार की मुद्रा को देखता था तो वह समझता था कि वह सम्मान के कारण ऐसा कर रहा है और वह आश्चर्यचकित हो जाता था। और कई महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। यानी ये विशेषता में लिखा जा सकता है नीलकंठ की कि उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी गई थी। हथेली पर अपनी जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता है, उसी चोंच से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी सरलता से हौले हौले उठाकर खाता था, हंसी भी आती थी और हैरानी भी होती थी। फलों के वृक्षों से ज्यादा उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के पेड़ सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए पल्लवों से ढक जाते थे। अशोक के पेड़ से यहाँ पर मतलब है बच्चों, और आम के पेड़ से मतलब, ठीक है।
तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो जाता, मिस चंचल हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। यानी बसंत ऋतु में और अशोक में के पेड़ पर जब नए पत्ते आते थे तो वह बहुत ही अधीर हो उठता था, क्योंकि उसे बाहर बसंत ऋतु में, आपको पता है बच्चों, वर्षा ऋतु में और बसंत ऋतु में जब हरे भरे हो जाते हैं पेड़ पौधे, तो जो मोर है उसकी मुद्रा जो होती है नाचने वाली हो जाती है, वह मग्न हो जाता है, वह नाचना चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है, तो वह जाली घर में बहुत अधीर हो उठता था। फिर लेखिका उसे बाहर छोड़ देती थी। राधा और नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ऋतु ही थी। बादलों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। बादल आए इससे पहले ही उनको पता चल जाता था कि वर्षा होने वाली है। फिर उनकी मंद केका मैंने पहले भी बताया बच्चों, मोर की आवाज को केका कहते हैं, कि गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई जैसे बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। बादल के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य आरंभ हो जाता था। यानी वर्षा ऋतु में तुरंत वे समझ जाते थे बादलों के गरजने से कि अब वर्षा होने वाली है, और तुरंत नृत्य की मुद्रा में आ जाते थे। आगे देखते हैं बच्चों। और फिर मेघ जितना ज्यादा गरजता, बिजली जितनी ज्यादा चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, उसकी केका का स्वर उतना ही मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभार वे दोनों एक दूसरे के पंखों को से टपकने वाली बूंदों को अपनी चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों इस लाइन को। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। आनंदोत्सव क्या होता है बच्चों? आनंद का उत्सव, ठीक है। आनंद का उत्सव यहाँ कैसे था? राधा मोरनी और नीलकंठ मोर दोनों प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। वर्षा ऋतु में एक साथ प्रसन्न होकर नाचते थे, खेलते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे थे। लेकिन ये आनंदोत्सव था और इसमें आनंदोत्सव की रागिनी में स्वर, ठीक, इस आनंदोत्सव के स्वर में बेमेल स्वर क्या था, आगे हम पढ़ेंगे। बेमेल स्वर कुब्जा नामक एक मोरनी थी बच्चों, जिसे लेखिका महादेवी वर्मा ले आई थी। एक दिन, आगे पढ़ते हैं बच्चों, एक दिन मुझे किसी काम से नखास कोने से निकलना पड़ा। नखास कोना बच्चों ये वही जगह जहाँ पर पशु पक्षी बिकते थे, नखास कोना इसका नाम है। और बड़े मियाँ ने पहले की तरह कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की तरफ नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। लेकिन बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना बड़ा कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे हुए, मूंछ होती है बच्चों एक तरह की घास होती है भूरे रंग की, मूंछ से बंधे हुए, जैसे आप नारियल देखते हैं, नारियल के ऊपर जो भूरे रंग की घास होती है, जो छीलन होती है, उसको हम मूंछ बोल सकते हैं। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की इसकी रस्सी भी बनती है। बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस तरह एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर से दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने इस बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी की चिड़िया पकड़ी जाती, आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे दे पटकता। अब आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। यानी बड़े मियाँ कहते हैं, जो चिड़िया बेचते हैं, जिनकी चिड़िया पशु पक्षी बेचने की दुकान है, वो कहते हैं कि शिकारी ने जब इसका शिकार किया तो इसके जो पंजे थे वो टूट गए हैं इस तरह से, और ये ठीक तरह से अब खड़ी भी नहीं हो पाती है। सारांश ये है
कि 7 रुपए देकर मैंने उसे गाड़ी की अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। और जब लेखिका ने उस अधमरी मोरनी को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे उस घायल मोरनी को खरीद करके अपने घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। यानी अब वे उस मोरनी की देखभाल करने लगी। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह माह भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी की वैसी टेढ़ी मेढ़ी रहीं, किंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। जब वो ठीक हो गई वो मोरनी, लेकिन उसके पंजे टेढ़े मेढ़े ही थे, लेकिन अब वो चलने लगी थी। तो लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके ठीक होने पर उसे जाली घर में पहुंचा दिया दूसरे जानवरों के साथ। ठीक है, तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप कुब्जा का अर्थ होता है बच्चों कुब्ज शरीर वाला। कुब्ज शरीर वाला यानी टेढ़े मेढ़े शरीर वाला, जिसके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, उसे कुब्ज कहा जाता है। तो उसका नाम रखा मोरनी का कुब्जा। नाम के अनुरूप ही वह अपने स्वभाव से भी कुब्जा थी। अब तक यानी उसका स्वभाव भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, रूखा था। किसी भी जाली घर के किसी जीव जंतु से उसकी पट्टी नहीं थी। बहुत ही निर्दयी स्वभाव की थी। अब तक राधा और नीलकंठ साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। उसे अच्छा नहीं लगता था कि राधा मोरनी नीलकंठ के साथ रहती है। ठीक है, क्योंकि वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, नीलकंठ का साथ पाना चाहती थी। और राधा को देख करके वह उस पर बहुत गुस्सा होती थी और उसने अपनी चोंच से राधा की कलगी भी नोच डाली थी और पंख भी नोच डाले थे। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, लेकिन वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वह किसी को नीलकंठ के नजदीक आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने अपनी चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब तरफ छितरा दिए। यानी उसे राधा ने 2 अंडे दिए थे, उसके अंडों को भी तोड़ फोड़ दिया था। इतना वह ईर्ष्या करती थी राधा से, और क्योंकि वह राधा नीलकंठ के साथ रहती थी और वह नीलकंठ का साथ पाना चाहती थी। इस कला कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का बिल्कुल अंत हो गया। क्योंकि वह राधा को नीलकंठ के नजदीक नहीं आने देती थी, इसलिए नीलकंठ बहुत ही परेशान हो गया। अब दोनों के बीच जो आनंदोत्सव की रागिनी थी, उसमें वह समाप्त हो गई और उसमें बेमेल स्वर कौन सा आ गया बच्चों? कुब्जा। ठीक है, तो नीलकंठ की प्रसन्नता का अब अंत हो गया था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार तो काफी दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। पुचकार कर उतारा यानी लेखिका ने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। मेरे दाने देने जाने पर वह हमेशा की तरह पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। लेखिका कहती है कि आज भी वो क्या करता था, पहले की तरह ही मेरे सामने नृत्य की भंगिमा में आकर पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन पहले जितनी प्रसन्नता रहती थी उसकी आंखों में, अब वैसी प्रसन्नता नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में थकावट दिखाई देती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं ऐसी आशा करती रही कि थोड़े दिन में सब में मेल हो जाएगा। लेखिका सोचती थी कि वह समझ रही थी कि कुब्जा के कारण यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन लेखिका को लगता था कि थोड़े दिन साथ रहेंगे तो आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे, लेकिन लेखिका का यह भ्रम था। आखिर में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा तो नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी तरह बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को अपने पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसे न उठने का संदेह हुआ। यानी एक दिन 3-4 मास हो गए थे और उसके बाद एक दिन सवेरे लेखिका ने देखा कि उसके बुलाने पर भी नीलकंठ नहीं उठ रहा है। तो बच्चों, अब क्या हुआ कि नीलकंठ अपने प्राणों का त्याग कर चुका था, यानी नीलकंठ अब इस दुनिया में नहीं रहा था।
हालांकि उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी, उसे कुब्जा ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उनके जीवन को इतना कठिन कर दिया था कि वह अब जीवन जीना ही छोड़ देना चाहता था। और ऐसा ही हुआ। अंततोगत्वा नीलकंठ को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो क्या हुआ बच्चों? वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई थी, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक मीन्स होता है बच्चों गुच्छा, ठीक है, फूलों के गुच्छे जैसे शरीर पर किसी प्रकार के चोट का चिन्ह मिला। मैंने अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई और जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रबिंबित और प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मोर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। निश्चेष्ट मीन्स जिसमें जान नहीं होती है, अधमरा हो जाता है, उसे निश्चेष्ट कहते हैं। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर ही दृष्टि लगाए रहती थी। उसे लगता था कि अभी मोर फिर से आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली जो है बच्चों एक अल्सेशियन कुत्ती थी, उनके जाली घर में ही सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया, क्योंकि कुब्जा का स्वभाव कैसा था, बहुत निर्दयी था। वह किसी को अपने सामने खुश नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इस बार उसका कलह कोलाहल द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता था। यानी लेखिका कहती है कि 3 पक्षी जो थे, यानी हमारे मोर पक्षी जो थे, यानी एक नीलकंठ, एक राधा और एक कुब्जा, तीनों के स्वभाव में प्रकृति यानी पक्षियों के स्वभाव की विभिन्नता जो मैंने देखी वह बहुत महत्व रखती थी मेरे लिए। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न, मेघ से ढक जाना, मेघों से ढक जाता है। कब? आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ का महीना बरसात का होता है और तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका यानी आवाज को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। यानी राधा को अब भी प्रतीक्षा है नीलकंठ की, ऐसा लेखिका बता रही है। और बच्चों यहाँ पर जो है पाठ जो है खत्म हो जाता है, पाठ पूर्ण हुआ है यहाँ पर। और आपने देखा है कि पूरी कहानी में, पूरे रेखा चित्र में कि किस प्रकार से लेखिका ने तीनों पक्षियों, मोरनी, राधा, कुब्जा और मोर नीलकंठ के स्वभाव में अंतर का वर्णन किया है। यानी कुब्जा भी एक मोरनी होती है, लेकिन राधा जितनी ही सरल स्वभाव की है, प्रेम पूर्ण स्वभाव की है, और कुब्जा उतनी ही निर्दयी है और वह किसी के प्रेम को या किसी के सुख को नहीं देख सकती है और द्वेष से भरी हुई है, कलह कोलाहल से भरी हुई है, जबकि राधा उतनी ही सरल और सहज है। इसी प्रकार से मोर नीलकंठ भी बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार रखता है और सभी जीव जंतुओं को अपना मित्र बना लेता है, सभी का ध्यान रखता है, सभी का नेता बन जाता है थोड़े ही दिनों में, और सभी मिलजुल कर रह रहे होते हैं। लेकिन तीनों पक्षियों के स्वभाव के अंतर के बारे में, तीनों पक्षियों की विशेषताएं इस कहानी के माध्यम से, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने प्रस्तुत की हैं इस पूरे पाठ में। तो बच्चों, उम्मीद है कि पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी भाव के साथ
हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।